एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 8। ये भी मैंने डिस्कस किया था कि इस वाले चैप्टर में ज्यादा क्या एक भी फॉर्मूला नहीं है। फर्स्ट केवल बेसिक कंसेप्ट्स हैं। जस्ट तुम्हें बेसिक ग्राफ ड्रॉ करना है और डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज हो गया काम। कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला जैसी कोई टर्म नहीं है। मतलब बेसिकली तो मैं अदर कैलकुलस के अदर चैप्टर आते हैं तो एरिया, कैलकुलस के दूसरे चैप्टर आते हैं तो मतलब एरिया भी तुम्हें आता है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक बेसिक वाला पार्ट करा ही दिया था। एक इसके लिए मैंने बेसिक वाला पार्ट करा दिया था। y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी और एक्स एक्सिस। इससे बाउंडेड एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं वो हमने डिस्कस किया। तो वो हमने कैसे डिस्कस किया था कि अगर फंक्शन पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, हम डायरेक्टली कर देते थे ए से बी एफ एक्स डी एक्स। बट अगर फंक्शन ऊपर और नीचे दोनों हैं, ग्राफ अगर ऊपर भी ड्रॉ हुआ पड़ा है और नीचे भी ड्रॉ हुआ पड़ा है, तो हमने डिस्कस किया था ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव रहता है, नीचे वाला नेगेटिव रहता है। तो इस केस में हम ये वाला पॉइंट सी फाइंड करते हैं और फिर करते हैं ए से सी एफ एक्स डी एक्स, उस पर लगाते हैं मॉड्यूलस प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। और इसके हमने आई गेस 4-5 क्वेश्चंस कर चुके हैं। करेक्ट ना? बाकी ये यूज होता रहेगा, ऐसा नहीं है यहीं पे खत्म हो गया अब सर इसकी प्रैक्टिस और कैसे करें। ये आता रहेगा, ये तो बहुत बेसिक है। इसमें आई गेस हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर सर्कल का एरिया? नहीं डिस्कस किया था, कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये एक सर्कल है जिसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ये एक सर्कल है जिसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कैसे होता है पाई आर स्क्वायर, कैसे होता है पाई आर स्क्वायर वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में अभी जाता है काफी बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। हाँ, सो कहाँ था, जैसे कि तुमसे पूछ लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का एरिया फाइंड करो यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो वो हम देखने वाले हैं, कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सभी को देखो
ये तो ड्रॉ करना आना चाहिए तुम्हें। तो ये सभी को पता है कि ये किस तरह से एक सर्कल होगा हमारा, जिसकी रेडियस क्या होगी r, और ये ऑरिजिन। ठीक है ना। देखो जनरली होता क्या है, जैसे कि मैं तुम्हें इसका ही बता देता हूँ। जैसे पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला है। जैसे एक पैराबोला है क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसका अगर मैं देखता हूँ तो y की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस टू रूट एक्स। तो ये जो ऊपर वाला, जो ऊपर वाली ब्रांच है, ये होती है प्लस, है ना, टू रूट एक्स, वाई पॉजिटिव। और नीचे वाली ब्रांच होती है माइनस टू रूट एक्स। और कंबाइन मिला के बोलते हैं हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। जैसे केवल केवल अगर मैं ऊपर वाली ब्रांच बनाता हूँ, तो अब ये y इज इक्वल टू टू रूट एक्स है। इसी तरह से सर्कल में कभी जरूरत पड़ जाए इसके अकॉर्डिंग, सर्कल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्कल की दो ब्रांचें, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स। तो जो ऊपर वाली ब्रांच होती है वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो नीचे वाली ब्रांच होती है वो होती है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स। अब आते हैं हम अपने एरिया की तरफ। तो ये हमारे पास हमारा सर्कल है, ये जीरो, ये आर, और ये हमारे पास है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर वाली ब्रांच है। तो पहली बात तो एक बात बताओ कि सिमेट्री से ये चारों एरिया सेम होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ पहली बात तो 4 टाइम्स। हर किसी एरिया को, क्वार्टर एरिया को अलग अलग निकालने की जरूरत तो है नहीं। जब सिमेट्री हमें दिख रहा है तो हम एक एरिया निकाल दें, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम एक पैराबोला का क्वेश्चन बताया भी था कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछ रहा है या अगर दोनों में पूछ रहा है तो। अब हम लगाते हैं 4, जीरो से आर, और एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स वाई डी एक्स, एफ एक्स मतलब वाई ना, वाई तो एफ एक्स है। और ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी। देखो आई समझ में बात या नहीं। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज 4 तो बाहर है, ठीक है। एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, पढ़ा है ना। बस अभी लिमिट पुट करेंगे, आर पुट करूंगा मैं। तो आर पुट करूंगा तो पहला वाला पार्ट हो जाएगा जीरो, दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, ये हो जाएगा 1, माइनस जीरो पुट करूंगा एक्स तो भी जीरो, और साइन जीरो भी जीरो।
तो 4r² by 2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हमें पता है पाई। आंसर इज पाई। यही होता है ना। नीचे वाले पार्ट का करेंगे तो वही बात तो वही है, एरिया तो वही आएगा पर नेगेटिव आएगा, फिर उसे मॉड्यूलस से बना के पॉजिटिव हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पे वही माइनस, ऑब्वियसली ये वाली ब्रांच ये है, जब तुम इसके लिए करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, पर हम उसे मॉड लगा देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा दोबारा से। इसी तरह से इसी तरह से इलिप्स का एरिया और निकलता है। इलिप्स आई गेस थोड़ा सा याद होगा सभी को। इलिप्स की जनरल इक्वेशन होती है ये, x² अपॉन a² प्लस स्टैंडर्ड इक्वेशन, और इस इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी। जैसे सर्कल का एरिया होता है πr², ऐसे ही इलिप्स का एरिया होता है क्या, पाई ए बी। ये भी हम प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये हो गया अपना इलिप्स। ठीक है, स्टैंडर्ड वर्टिकल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी एक ब्रांच ऊपर वाली इसमें भी एक ब्रांच ऊपर वाली मिलती है क्या, b1 - x² अपॉन a², और दूसरी मिलती है -b√1 - x² अपॉन a। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालता हूँ तो y² अपॉन b² क्या आएगा, 1 - x² अपॉन a², और b² भी मल्टीप्लाई में, और जब स्क्वायर रूट लूंगा तो दो तरह का आएगा, प्लस माइनस b√1 - x²। ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाली ब्रांच नेगेटिव। अब सेम चीज यहाँ पे करेंगे। ये ये वाला एरिया चारों में सेम है, चारों क्वाड्रेंट में कॉमन है ना। तो 4, 0 से a y dx। Now when you solve it, 4b/a, 0 से a, √a² - x² dx। एलसीएम ले लिया a² तो a बाहर आ जाएगा ना, a² एलसीएम लिया है तो a बाहर आ जाएगा। तो ये तो अभी हम निकाल ही चुके हैं ना इसकी वैल्यू, तो दैट इज πa²/4, दैट इज πa²/4। 4 से 4 कट, a से a कट, पाई ए बी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये डेफिनेट इंटीग्रेशन तो मैं कराऊंगा ही नहीं, छोड़ दूंगा तो मैं यहीं पे। ये तो तुम्हें खुद ही करना है, पर इस क्वेश्चन के लिए करा रहा हूँ। तो इस तरह से अगर हमारे पास आता है कि भाई
इलिप्स का एरिया या सर्कल का एरिया डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से फाइंड करो, तो हम ऐसे फाइंड करेंगे। ठीक है ना? अब आते हैं हमारे सेकंड पे। अगर तुम्हें कर्व गिवन है, y इज इक्वल टू ए गिवन है, y इज इक्वल टू बी गिवन है, और बाई एक्स। अब तुम्हें एरिया फाइंड करना है। y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी, वाई इज इक्वल टू, और वाई एक्सिस से बाउंडेड एरिया अगर फाइंड करना है। ठीक है, तो भाई किस कैसे कैसा सीन मिलेगा तुम्हें, लाइक क्या सीन मिलेगा? ये अपनी हो गई लाइन। ऐसा सपोज करो हमारे पास कोई कर्व है, ये हो गया अपना बी पार्ट, ये हो गया ए, y इज इक्वल टू ए, ये y इज इक्वल टू ए, ये y इज इक्वल टू बी, और y एक्सिस, इनसे बाउंडेड एरिया क्या हमें ये नहीं दिख रहा? ठीक है, तो अब निकालेंगे कैसे? ठीक है, मैं तुम्हें एक, जब हम पढ़ेंगे एक और ऑप्शन भी बताऊंगा। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे मैं तुम्हें दूसरा ऑप्शन भी बताऊंगा, बट अभी तो पहले ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, ए से बी, और हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dy। तो यहाँ पे तुम, जब जब मैं तुम कॉल करता है, हाँ मैं बस आधे घंटे बाद निकलूंगा। जब हम आधे घंटे बाद कॉल करने लगे तो दूसरे या तो बंद करके सभी साथ हो गए, मैं भी लौट दूंगा। मैं आपको कॉल ही कर लूंगा, मेरे को समझ में नहीं आएगी। ये करूंगा सर, देखो जैसे इसको बस दूसरे डोर को बंद कर देना, हाँ हाँ। मतलब कभी इनको दे देंगे जिस रूम वाले को। अम, लेकिन आप एक बार फोन कर लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? ठीक है, और अब प्रॉब्लम क्या है, हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू जी वाई वाला फंक्शन लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में एरिया निकाल रहे हैं, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में एरिया निकाल रहे हैं, तो फंक्शन भी हमें y के टर्म में लिखना पड़ेगा, ना कि x के टर्म में। फंक्शन भी हमें किसके टर्म में लिखना पड़ेगा, y के टर्म में ही लिखना पड़ेगा, ना कि x के टर्म में। बट मैं दोनों ऑप्शन बताऊंगा तुम्हें, बिना y एक्सिस का यूज किए भी हम एरिया निकाल सकते हैं, और यूज करके भी निकाल सकते हैं। दोनों ही मेथड हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं क्या बोला गया है हमारे लिए, हमने किसने क्या कहा है। मैं बोलता हूँ फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड y एक्सिस फ्रॉम y इज इक्वल टू 2 टू y इज इक्वल टू 4 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। चाहो तो ये देता, चाहो तो ना दे, इससे तो फर्क नहीं पड़ता, बट मैं पूरा तुम्हें बता रहा हूँ फर्स्ट। ये आ गया था।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पैराबोला हो गया, वाई एक्सिस फ्रॉम वाई इज इक्वल टू 2 टू वाई इज इक्वल टू 4 इन फर्स्ट। कैसे करेंगे? अब अब देखो बात ये है, तुम्हें ये पैराबोला पता ही नहीं होगा, पैराबोला ड्रॉ कैसे होगा, तो तुम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करोगे? तो ये पैराबोला है जो अपवर्ड ओपन होगा, ठीक है। पैराबोला में हम लोग पढ़ चुके हैं कौन सा पैराबोला कैसे ड्रॉ होता है। ये तुम्हारा यहाँ पे कहीं y इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे कहीं y इज इक्वल टू 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है, तो हमने मार्क किया फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कौन सा होगा, ये वाला होगा। पूरा पूछता, फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर नहीं देता, फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर नहीं देता तो क्या फर्क पड़ता, ये वाला एरिया और इंक्लूड हो जाता लेफ्ट हैंड साइड वाला, ट्वाइस कर देते, मतलब क्या कर देते, ट्वाइस कर देते। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा है तो ट्वाइस करने की जरूरत। तो देखो यहाँ पे भी हमारे पास x इज इक्वल टू, अब x को y के टर्म में लिखना है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आता है। अभी डिस्कस किया था ना कि 2 से 4 dy, 2 से 4 dy, a से b dy, और अब यहाँ पे जो है x को y के टर्म में लिखना है। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा, तो राइट हैंड साइड वाला प्लस होगा और लेफ्ट हैंड साइड वाला माइनस। जहाँ पे x पॉजिटिव वहां पे पॉजिटिव, जहाँ पे x नेगेटिव वहां पे नेगेटिव। दैट्स व्हाई आई विल चूज 2√y। सॉल्व करो, आंसर लेके आओ। और ये सॉल्व करना आई गेस ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। कर लोगे ये तो तुम आगे। तो देखो आया समझ में या नहीं, बट बस सीन थोड़ा चेंज हो गया। पहले हम पढ़ रहे थे एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, अब वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, बट फंक्शन को भी वाई के टर्म में ही लिखना है, ये भी चेंज आ गया। फंक्शन को भी किसके टर्म में लिखना है, वाई के टर्म में, सीधा नहीं लिखना है। ग्राफ बेटा, पैराबोला का ग्राफ, ये तो आपको, ये तो मैं अभी तो रिपीट कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y अपवर्ड बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का राइटवर्ड बनता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x का लेफ्टवर्ड बनता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4y का डाउनवर्ड बनता है। तो ग्राफ बनाया नहीं है हमने, पैराबोला पढ़ा हुआ है चैप्टर, उसके अकॉर्डिंग लिखा है, ठीक है। ओके देखते हैं 2√y कैसे आया। एज यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमें y का फंक्शन लिखना होता है x इज इक्वल टू वाई के टर्म में। जैसे नॉर्मली जब x एक्सिस के रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं तो हम यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स वाला फंक्शन लिखते हैं, पर जब हम y के रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं, हाँ, जब हम y के रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं तो हम इस तरह से, तो हमें x को y के टर्म में लिखना है, x को y के टर्म में। तो x को y के टर्म में अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अगर x एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालता तो y को x के टर्म में लिखता, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4।
पर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, इसीलिए एक्स को वाई के टर्म में लिखा है। अब इसका एक दूसरा मेथड और बताता हूं मैं, ठीक है। ध्यान से समझना दूसरा वाला मेथड। मतलब ऑब्वियसली पहले वाले से लेंथी है, बट इसमें तुम्हें चीजें समझने को काफी मिलेंगी। ऑब्वियसली पहले वाले से लेंथी है, बट तुम्हें समझने को काफी कुछ मिलेगा। ये एक तरीके से अपना पैराबोला है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये अपना 2, ये अपना 4, और ये वाला हो गया हमारा एक मेथड तो देख चुके हैं हम। दूसरा मेथड मैं तुम्हें बताता हूँ, किसके किसके किसकी हेल्प से, एक्स एक्सिस की हेल्प से कैसे फाइंड करूंगा ये वाला। एक्स एक्सिस की हेल्प से बिना वाई एक्सिस वाला पार्ट यूज किए हुए ये वाला एरिया में कैसे फाइंड करने वाला हूँ। देखो ये 4 है अगर, तो 4 अगर पुट करूंगा, 4 अगर पुट करता हूँ इसमें वाई की जगह पे, तो एक्स भी 4 आ जाएगा। वाई अगर 2 है, यहाँ पे पुट करूंगा, तो ये आ गया 8, मतलब 2√2। अगर मैं नंबरिंग कर देता हूँ, चलो ए बी सी डी ओ ई एफ, तो मुझे रिक्वायर्ड एरिया है मेरा एबीसीडी। एबीसीडी का मुझे एरिया निकालना है। तो क्या मैं ऐसे नहीं निकाल सकता? ये जो पूरा एरिया है, दैट इज ओ ए बी एफ, जो ये पूरा स्क्वायर बन रहा है, उसमें से मैं एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं रेक्टेंगल का ओ ई सी डी, और मैं एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं बी एफ ई डी। कौन कौन सा एरिया सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं? एक तो ये वाला पूरे स्क्वायर में से मैंने ये वाला रेक्टेंगल और एक ये वाला एरिया अगर निकाल दिया, तो मेरा ग्रीन कलर का एरिया जो मुझे चाहिए वो आ जाएगा ना। तो मुझे ग्रीन कलर का एरिया चाहिए ए बी सी डी, वो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, उसको मैंने कैसे ऑब्जर्व किया है कि एक्स एक्सिस के लिए ऑब्जर्व किया है, पूरे स्क्वायर में से मैं ये रेक्टेंगल और ये वाला एरिया अगर निकाल दूं तो मिल जाएगा मुझे। ओ ए बी एफ रेक्टेंगल का एरिया 4 × 4 16, सॉरी स्क्वायर, स्क्वायर हो रहा है ना ओ ए बी एफ। हाइट भी 4 है और बेस भी 4 है। ओ ई सी डी ये जो रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ 2 है, ब्रेड्थ 2√2 है। माइनस इसमें मैं कर रहा हूं बी एफ ई डी, मतलब ये वाला जो एरिया है, और ये लाइन नहीं है, ये कर्व है। तो ये कौन सा कर्व है? ये 2√2 से 4, ये एरिया कैसे आ रहा है? एक्स एक्सिस से बाउंडेड हो रहा है ना, एक्स एक्सिस से बाउंडेड 2√2 से 4 dx, और एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर बाई 4। तो बिना वाई एक्सिस की हेल्प लिए हुए मैंने एरिया फाइंड कर दिया। लेंथी है बट थोड़ा सा समझने के लिए है कि हम पूरे एरिया को अच्छे से देख रहे हैं कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला स्क्वायर बन रहा है, ये रेक्टेंगल हो रहा है, ये एक्स एक्सिस से बाउंडेड हो रहा है। तो मैंने बजाय वाई एक्सिस से डायरेक्टली देखने की बजाय कंबाइनली एक्स एक्सिस से देखने की कोशिश की है कि टोटल में से एरिया सब्ट्रैक्ट करने पड़ रहे हैं छोटे छोटे, और जो हमारा रिक्वायर्ड ग्रीन कलर का एरिया है वो मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे भी दोबारा से अगर समझना चाहो ग्राफ के थ्रू,
तो ये मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ किया। तो इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये जो नीचे वाला रेक्टेंगल है, ये वाला मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, और जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया छोटा सा, ये वाला एरिया छोटा सा, 2√2 से 4, ये वाला सब्ट्रैक्ट। और ऑब्वियसली कर्व वाली लाइन का तो भैया हमें इससे निकालना ही पड़ेगा, डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से। एक क्वेश्चन देता हूं तुम लोगों को, पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, पूरा सॉल्व खुद से करो, गैप छोड़ो और सारे सॉल्व कर रहे हैं तुम्हें खुद से, ये नहीं है वहीं पे छोड़ दी गाड़ी। और घर पे फिर ग्राफ बना के ट्राई भी करना है दोबारा से, साथ ही साथ ना सॉल्व करते समय देखना भी है, क्योंकि मुझे पता है आधे लोगों को तो ये ग्राफ ही नहीं है, और ये काम तो आना ही है, अभी नहीं जब रिवीजन करोगे तब तो एटलीस्ट हाँ भी पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई अपवर्ड पैराबोला बनता है। तो जितनी बार आंखों के आगे से जाएगा खुद से बोलोगे तभी वो दिमाग में सेट होता है। y इज इक्वल टू cos x, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू हाफ, y इज इक्वल टू 1 y x। करो भाई देखते हैं। और दोनों मेथड अप्लाई करो जिसको जो समझ में आता है, दोनों मेथड ट्राई करो, ऑब्जर्व करो, बाकी तुम्हें कराऊंगा ही, कोई दिक्कत है ही नहीं। इन फर्स्ट करंट भी लिख लो चाहो तो, इन फर्स्ट करंट, इन फर्स्ट करंट भी कंसीडर कर लो, ठीक है ना। इन फर्स्ट करंट की भी हमें जरूरत पड़ेगी, वो भी कंसीडर कर लो। देखो पहला वाला मेथड तो सिंपल है, पहला वाला मेथड तो सिंपल है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। cos x का ग्राफ इसी तरह का होता है, cos 0 पे 1 इस तरह से फिर डिक्रीज होता जाता है। cos x का ग्राफ बेसिक है भाई, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई cos x के ग्राफ में हमें फाइंड होनी चाहिए कोई।
हाफ कहीं यहाँ पे है बीच में, 1 यहाँ पे है, तो हाफ से 1 cos x और y एक्सिस, बाउंडेड एरिया यही होगा। देखो किसी को समझने में दिक्कत है तो बाउंडेड एरिया यही आएगा। cos x का ग्राफ ड्रॉ किया, cos x का बेसिक ग्राफ हमने डिस्कस किए ही थे ट्रिग्नोमेट्री में, सारे ट्रिग्नोमेट्री के cos x sin x tan x सारे ग्राफ एक बार और देख लेना वो। तो हाफ से 1 dy और यहाँ से x क्या आ जाएगा, cos इनवर्स y। x को y के टर्म में लिखना है ना, y को x के टर्म में नहीं लिखना। अगर हम y एक्सिस के रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, x को y के टर्म में लिखना है। तो cos इनवर्स y dy। बस अब इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन के लिए भी फाइट है, ऐसा नहीं है कि भाई ये इतना इजी इंटीग्रेशन है, कर तो चुके ही हैं। तो इसका दो तरीके से करते हैं अगर याद हो तो। एक तो 1 मल्टीप्लाई करके हाईलाइट लगाते थे, फिर दूसरा मेथड था हमारा इसको इंटीग्रेट करने का, सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम y को क्या लेट करेंगे, cos थीटा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आई इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रिवाइज कर लेना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें ऐसे वाले क्वेश्चंस में जरूरत पड़ने वाली है। आगे तुम लोग खुद प्रोसीड करना इसके आगे, मैं इसका तुम्हें दूसरा मेथड बताता हूँ। इसके आगे वाले में y एक्सिस कहाँ आ रहा है, इसके आगे वाले में वो y एक्सिस से बाउंडेड कहाँ पे है, इसके आगे वाले में y एक्सिस से बाउंडेड तो यही है ना। चारों चीजें दिखनी चाहिए, चारों चीजें, कर्व, ये वाली लाइन हाफ, 1, कर्व, और ये यहाँ पे y एक्सिस से बाउंडेड कहाँ आएगा, ये बाउंड कहाँ है, तो केवल यहीं तक, जहां तक कर्व दिख रहा है वहीं तक। ये वाला एरिया कहाँ बाउंडेड हो गया बताओ, ये पीछे यहाँ तक एरिया बाउंडेड कहाँ है। ठीक है, और एग्जांपल ले लेंगे और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कौन सा वाला पार्ट बाउंडेड में है। दूसरा देखते हैं एक्स के टर्म से कैसे इसको ये करें। ये हो गया तुम्हारा कर्व। पहले तो तुमने बाउंडेड को मैच कराया ना, बाउंडेड का सीन क्या है, तुमने देखा भाई ये तुम्हारा हाफ ग्राफ सही नहीं, तो ठीक है, जितना बढ़ा लेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। तो ये अपना हाफ, ये वाला एरिया हमें निकालना है। एक मेथड तो हम लोग देख चुके हैं, दूसरा मेथड मैं देखना चाह रहा हूँ इसकी हेल्प से, एक्स एक्सिस की हेल्प से विदाउट यूजिंग वाई एक्सिस। तो मैंने क्या किया, इस हाफ के लिए देखा, हाफ के लिए वैल्यू पाई/3 होगी ना, हाफ के लिए वैल्यू क्या होगी, पाई/3। कॉस हाफ, कॉस हाफ किस पे मिलता है, पाई/3 पे ही तो मिलता है। अब मैंने क्या किया, ये कंप्लीट एरिया फाइंड कर दिया। ये कंप्लीट एरिया मैं कैसे फाइंड करूंगा, ये कंप्लीट एरिया दैट इज 0 से पाई/3, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में 0 से पाई/3 cos x dx। और उसमें से कौन सा एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये जो नीचे वाला एरिया है रेक्टेंगल का, वो एरिया क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। मतलब हाफ लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई पाई। देखो भाई, दिस इज अनदर मेथड।
ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अगर मैं 0 से 5/3 cos x बोल रहा हूँ, दैट मीन्स हमें ये पूरा एरिया मिल रहा है। मैंने ये वर्ड, ये वाला जो टर्म नंबर लिखा है 0 से 5/3 cos x dx, मतलब ये हमें कंप्लीट एरिया मिल रहा है। फंक्शन cos x के थ्रू 0 से π/3 और x एक्सिस, इन चारों से बाउंडेड पूरा कंप्लीट एरिया मिल रहा है। मुझे चाहिए इसका छोटा सा पार्ट। तो ये वाली टेक्निक हमें आगे जब हम फंक्शन से बाउंडेड पढ़ेंगे ना, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाली टेक्निक आगे बहुत काम आने वाली है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, y इज इक्वल टू cos x वाला, दोनों मेथड से सॉल्व तुम्हें खुद करना है आगे, तभी तुम्हें फील आएगा कि सेम आ रहा है या नहीं। ठीक है ना ये। एक और क्वेश्चन देखता हूँ, इवेल्युएट करो। y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू 1/√2, y इज इक्वल टू 1 y एक्सिस। और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लो, वैसे तो फर्क पड़ेगा नहीं इसमें, तो वैसे तो इसमें फर्क पड़ेगा नहीं। डन, बहुत अच्छे। तो सबसे पहले ये समझो कि तुम्हें समझ में आ रहा है फाइंड क्या करना है पहले, कि y इज इक्वल टू साइन एक्स कैसे ड्रॉ होगा, और 1/√2 से 1 और y एक्सिस से बाउंडेड एरिया होगा क्या। तो अगर y एक्सिस की हेल्प से करना चाहूँ तो 1/√2 से 1, x की जगह पे साइन इनवर्स y, ठीक है, और d। एक मेथड तो ये हो गया। इसके भी वही दो मेथड है हमारे पास इंटीग्रेशन के, आइदर 1 into या y को साइन थीटा लेट करके कर चुके हैं ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी, ऐसा नहीं है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कर चुके, तो बार बार मैं नहीं कराऊंगा। हाँ, और तुम्हें घर पे करने में दिक्कत आती है तो तुम बिल्कुल पूछ सकते हो कि सर वो साइन इनवर्स वाई का इंटीग्रेशन नहीं हुआ। दूसरा मेथड देखते हैं।
ग्राफ मैं अच्छे से बना रहा हूँ ना, ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे कहीं 1/√2, यहाँ पे कहीं 1, और हमें एरिया निकालना है ये। अब मैं यूज करना चाह रहा हूँ इसमें तो 1 के लिए ये आएगा π/2, 1/√2 के लिए ये आएगा π/2। तो ये तो पुराना वाला ही सीन हो रहा है, टोटल स्क्वायर के एरिया में से। टोटल जो स्क्वायर का एरिया है, जिसकी हाइट, सॉरी, रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ 1 है, ब्रेड्थ π/2, लेंथ π/2, ब्रेड्थ 1, जो भी, उसमें से माइनस बड़े वाले रेक्टेंगल में से एक तो ये छोटा वाला रेक्टेंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज π/4 इंटू 1/√2, माइनस एक ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट हो रहा है जो कि एक्स एक्सिस से बाउंडेड है। मैं इसे कैसे निकालूंगा, π/4 से π/2 sin x dx। यही खेल है पूरी एक्सरसाइजेस में, यही खेल है बस, और कुछ नहीं है। इस पूरी एक्सरसाइज में एरिया में मैं बोल रहा था ना, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ऐसा ही खेल है। तो दोनों मेथड से ट्राई करना, समझने में या कुछ गलत आ रहा है, आंसर मैच नहीं हो रहा, सेम नहीं हो रहा, तो मुझे बताना, डिस्कस करेंगे हम लोग बिल्कुल। ठीक है, तो व्हाट इज योर होमवर्क? 8.1 ट्राई करना, हालांकि होगी नहीं पूरी, क्योंकि इसमें एक और कंसेप्ट है कर्व और लाइन का, बट स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, तो एक अटेम्प्ट कर सकते हो, अटेम्प्ट थोड़ा बहुत कर सकते हो। बाकी जिसने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रिवाइज नहीं किया है वो रिवाइज करे कंपल्सरी। ठीक है, थोड़े बहुत उस समय हमने जो ग्राफ देखे थे, थोड़े बहुत ग्राफ देख ले एक बार, ट्रिग्नोमेट्री के, फ्रैक्शनल पार्ट के, ग्रेटेश इंटीजर वगैरह, जितने भी क्वाड्रेटिक वगैरह, जितने छोटे मोटे हमने ग्राफ देखे थे, क्यूबिक वगैरह के जितने भी बेसिक बेसिक ग्राफ देखे थे, वो एक बार जस्ट रिवाइज करें। ओके, चलो, सो एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ कहना पूछना है तो कह सकता है, और बाकी लोग जो क्लास छोड़ के जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, आई विल मीट यू टुमारो एट सेम टाइम, और जिसको कुछ कहना पूछना है वो कह सकता है। चलो ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और रिवाइज कर लेना भाई, जितना रिवाइज करते रहोगे उतना ही बेनिफिट में रहोगे, जितना रिवीजन करते रहोगे उतना ज्यादा सही बेनिफिट में तुम लोग रहने वाले हो।